खून आम किस्त नंबर 9, खूना शाम किस्त नंबर 9। इसी वक्त वो पुरस्कार फड़फड़ाहट बेहद वाज़ेह तौर पर सुनाई दी, जिसे किसी परिंदे से ही मंसूब किया जा सकता था। जेरी ने एक नकरई सी लकीर पोशाक की तरफ बढ़ती हुई देखी थी, मगर यह फड़फड़ाहट मादूम हो गई। इस पुरस्कार फड़फड़ाहट ने चंद लम्हों के लिए जैसे सबको बुत बना दिया था। चंद सेकंड बाद पोशाक की पाटदार आवाज़ उभरी, तैयार हो जाओ, मैंडजी कैपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इन अल्फाज ने खलबली मचा दी। जेरी अपनी खास टीम के साथ बाहर भागा, फांग भी इसका साथ था। इस दौरान जेरी सोच रहा था कि क्या इस हमले की खबर वो पुरस्कार परिंदा लेकर पोशाक के पास आया था। नकरई सी झलक इससे पहले भी महसूस की थी। जेरी ने ऑपरेटर्स पर तीसरे ड्रोन को भी वापस बुलाने के लिए कहा था। इस दौरान हेलीकॉप्टर की शक्ल का ड्रोन, जिसे क्वाडकॉप्टर कहा जाता था, जहाज के बाहरी डेक पर उतर चुका था। इसे दोबारा मुसल्ला करके फिजा में वापस भेज दिया गया। ड्रोन्स की पाबंदी बढ़ा दी गई थी, जिसके सबब इनकी कारकर्दगी तो मुतासिर हुई थी, मगर इनका महफूज रहना ज्यादा जरूरी था। जेरी ने फांग को दरमियान वाले डेक की तरफ रवाना कर दिया। एक मशीन गन वहां नस्ब थी। पाल को इसे निचले डेक के दिफा के लिए कहा और खुद सबसे ऊपर कप्तान वाले डेक में चला गया। यह मशीन गन पर ड्यूटी हॉम फील्ड और सिल्विया की थी, इसलिए वो दौड़ते अपनी पोजीशन पर वापस पहुंच गई थी। जहाज का कप्तान, जो उधेड़ उम्र का मकामी था, इसे फिलहाल सबसे पहले ही नीचे मुंतकिल किया जा चुका था। मशीन गन नस्ब करने के सबब केबिन के शीशे हटा दिए गए थे और अपने स्टैंड पर नस्ब मशीन गन को चारों तरफ घुमाया जा सकता था। इजाफी एमुनेशन के बक्स एक तरफ तरतीब से लगे हुए थे। सिल्विया ने बड़ी मुहारत से मशीन गन का रुख उस तरफ घुमाया जहां से मैंडजी कैपर आ रहे थे। मशीन गन के आगे हिफाजती फौलादी शील्ड भी थी, जो गनर को जबरदस्त तहफ़्फ़ुज़ देती थी। मुखालिफ फायरिंग के खिलाफ यहाँ तो मुकाबला ही तीर और भाला बरदार से था। हार्फील्ड ने तेजी से वजनी एमुनेशन बक्स उठाकर मशीन गन के करीब रख दिए। जेरी ने इनकी हौसला अफजाई की। इसकी नजरें भी इस तरफ जमी हुई थी जहां से मैंडजी कीपर की आमद मुतवक्को थी। इसके हाथों में जदीद तरीन अमरीकन M16 का जदीद मॉडल था। इस शानदार राइफल की मौसर हद 500 मीटर थी। सभी के पास इस किस्म की राइफलें थी। दरिया के करीब दरख्त कदरे छद रहे थे, इसलिए उम्मीद थी कि मैंडजी कीपर जल्द ही नजरों में आ जाएंगे, मगर इनके आने से पहले ही जहाज पर तीरों की बारिश हो गई। सनसनाते हुए तीर, जिनके आगे वाले हिस्से नुकीले लोहे के थे और बाकी का हिस्सा बारीक छड़ीनुमा लकड़ी पर मुश्तमिल था, जिसके सबब इनकी रेंज में खातिर खा इजाफा हो गया था। अभी तक तीर चलाने वाले दिखाई नहीं दिए थे। ड्रोन ने बुलंदी से 2 रॉकेट फायर किए, मगर दोनों ही ज़ाया हो गए। एक दरिया में जा गिरा और दूसरा बिल्कुल किनारे के ऊपर गिरा था। जहाज की तरफ से फिलहाल खामोशी थी। जेरी के हुक्म का इंतजार था। जेरी ने गौर किया तो महसूस हुआ कि तीरों का रुख बिल्कुल उमूदी था। तीर बलाए डेक पर भी बिल्कुल सीधे आ रहे थे। इसका मतलब था कि तीरंदाज बराबर की बुलंदी पर थे और ये बुलंदी दरख्तों के अलावा और किस चीज की हो सकती थी। जेरी ने ऑपरेटर्स पर कहा, सिर्फ मशीन गन्स बिल्कुल सामने मौजूद दरख्तों के ऊपर वाले हिस्से पर फायर किया जाए। जनरल फ्रीक्वेंसी के सबब सभी ने सुना था। बेक वक्त 3 मशीन गन्स गरजी। सिल्विया की उंगली भी ट्रैगर पर दब गई थी। मशीन गन्स के अतराफ बारूदी धुआं और बारूद की बू फैल गई। आतिशी लकीरों ने दरख्तों को छेद डाला। पत्तों के साथ साथ कई तीरंदाज भी नीचे आ गिरे थे। इनके तनुमन जिस्म छलनी हो गए थे। ये 5 अफराद थे जिनके जिस्मों से बहने वाला खून बारिश के पानी में बहकर दरिया के पानी में दाखिल हो रहा था। तीरों की बारिश तकरीबन खत्म हो गई। अब इक्का दुक्का ही तीर आ रहे थे। अचानक ऑपरेटर्स पर फांग की तकलीफ ज़दा आवाज़ उभरी, मैं जख्मी हो गया हूँ, मेरी मदद करो। जेरी ने बर्क रफ्तारी से अपनी जगह छोड़ी। फांग के जख्मी होने की खबर ने जोश इंतकाम भड़का दिया। मशीन गन्स की फायरिंग में शिद्दत आ गई। ड्रोन ने भी करीबी दरख्तों पर रॉकेट बरसा दिए। कई दरख्त झुलस गए थे और नीचे से मैंडजी कीपर की लाशें 8 हो गई थी। मुख्तलिफ चीज़ों की ओर लेता हुआ जेरी फांग तक पहुंचा तो वो फ्यूल के खाली ड्रम से टेक लगा बैठा था। इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे और एक खूनालूद नोक वाला तीर इसके बिल्कुल करीब पड़ा था। फांग ने एक हाथ से दूसरा बाजू दबा रखा था। इस मजरूब जगह से खून भल भल कर बह रहा था। इस असना में मुख्तलिफ चीज़ों की ओट लेते हुए डॉक्टर पाउल और फांग का नौजवान नायब मारियो भी वहां पहुंच गए। डॉक्टर पाउल ने अपने साथ फर्स्ट एड का बैग भी लाया था। लॉर्ड मुसलसल ऑपरेटर्स पर फांग के बारे में पूछ रहा था। जेरी ने से बताया कि संगीन जख्म नहीं, सिर्फ बाजू जख्मी हुआ है। एक मामूली से जख्म के सबब फांग का इतनी तकलीफ में नजर आना अचंभे की बात थी।
इस पर गशी सी तारी हो रही थी और वो खींच खींच कर सांस ले रहा था। डॉक्टर पॉल ने कैंची से इसकी शर्ट का ऊपरी हिस्सा काटकर जख्म का जायजा लिया तो इसके चेहरे पर सरासीमगी के आसार नजर आने लगे। इसने करीब पड़े हुए तीर को उठाकर इसका बगौर जायजा लिया। तीर के अंदरूनी सिरों पर बगौर देखने से जर्द रंग का कोई मादा नजर आया। डॉक्टर पॉल ने जल्दी से एक इंजेक्शन तैयार करते हुए पुरतशवीश अंदाज में कहा, तीर जहर आलूद है। ये सुनते ही मारियो का चेहरा उतर गया। पाउल चिल्लाया, इसे सोने न दो। वो खुद इंजेक्शन तैयार करने में लगा हुआ था। मारियो फांग के गाल थपथपाने लगा। जेरी ने फायरिंग रोकने के लिए कह दिया। तीरंदाजी रुक चुकी थी। एमुनेशन ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं था। जेरी की मदद से पाउल ने इंजेक्शन नस में उतार दिया, जिसका असर ये हुआ कि इसकी सांस की रवानी कदरे बेहतर हो गई। पाउल के माहिराना हाथ फांग के जख्म के साथ मसरूफ हो गए। फांग के बाजू की रंगत नीली पड़ती जा रही थी। पाउल ने 3 जगह कट लगाए, जिससे जहर आलूद खून बाहर निकलने लगा। जेरी को ऊपर से बुलावा आया तो वो मजबूरन फांग को छोड़कर ऊपर चला गया। जहाज पर कई जगहों पर तीर बिखरे हुए थे और जहाज के पहलू के अलावा कई तीर मुख्तलिफ जगहों पर पेवस्त थे। जेरी ने एक तीर उठाकर इसका जायजा लिया। वो भी जहर आलूद था। यकीनन ये कुछ जानलेवा जहर था, जिसके छू जाने का मतलब भी बेहद खतरनाक था। मेंडजी कीपर तो तोक्को से ज्यादा खतरनाक साबित हुए थे। बरसती बारिश में बज़ाहिर मेंडजी कीपर का हमला पसपा कर दिया गया था, मगर ये बात यकीनी नहीं थी कि वो लोग पीछे हट गए थे। मुमकिन था कि वो दरख्तों के ऊपर और दरख्तों की ओट में मौजूद हो। मार्टिन के कैबिन में लार्ड और पोसाक के अलावा खिलाफ तोक्को जैस भी मौजूद था। इसकी आंखों के सफेद डेले अचानक नजर पड़ने वाले को खौफजदा कर देते थे। जेरी कहते मार्टिन बोला, तुम फौरन हमले की तैयारी करो। जिन लोगों को लाना है इनके बारे में एक दफा फिर अजीम पोशाक से जान लो। जेरी बोला, फांग मामूली जख्मी नहीं है, इसे जहर आलूद तीर लगा है। फिलहाल हमले का फैसला मौखिर समझो। जहर आलूद तीर वाली बात ने सबको परेशान कर दिया। पोशाक ने कहा, मेंडजी कीपर जबरदस्त शिकारी हैं और ये इलाका भी इन्हीं का है। वो दरख्तों पर चढ़ने और छुपने में कमाल महारत रखते हैं और जहरीले तीरों का मतलब है मामूली जख्मी जानलेवा। फांग को मेरे काबिन में पहुंचाओ, इसे मैं देखता हूँ। तुम जो भी करो लेकिन बेहतरीन हिकमत अमली से करो। लार्ड ने फांग को ऊपर ले जाने के लिए कह दिया। मार्टिन ने जैज की तरफ देखते हुए कहा, जैज ने एक दफ़ा ज़बरदस्त हिकमत अमली मेरे साथ शेयर की थी। मुझे आज इसका ख्याल आया है तो इसे बुला लिया है। तुम सुन लो और फिर कोई मुश्तरका फैसला कर लो। हमला हर सूरत आज ही करना है। वक्त के साथ हम कमज़ोर पड़ते जाएंगे। जेरी ने जैज की तरफ देखा। जैज ने खंगार कर गला साफ कर बोला, मैंने तजवीज़ दी थी कि अगर जहाज़ से हमारे टारगेट का फासला बहुत ज़्यादा ना हो तो हम 2 पार्टों में तकसीम होकर ज़मीन पर मखसूस ऐनक से नज़र आने वाली लेज़र लाइन डालते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे वाली पार्टी लाइन डालने के अलावा अक़ब वालों को भी कवर देगी। अक़ब वाले दोनों अतराफ बारूदी सुरंगें फैलाते रहेंगे। जैन ने इसकी बात काटी, बस करो, ये अफ्रीका की कसाई का इंतहाई इंसानी सोच तरीका है। हम यहाँ कत्लेआम या नस्ल कुशी के लिए नहीं आए। जैज ने बुरा सा मुँह बनाया। मार्टिन और लार्ड के चेहरों पर नागवारी उभरी थी और पोशाक की चमड़ापोश आंखें जेरी पर जम गई थी। खुदा जाने चमड़े के पीछे छुपी आंखों में कौन सी ताकत मुक़य्यद थी कि जेरी को अपने दिमाग में सरसराहट सी महसूस होने लगी, जैसे कोई इसके दिमाग को टटोलने की कोशिश कर रहा हो। जैज ने तल्ख अंदाज में कहा, मुझे इंसानियत पर लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ अपने मकसद के हुसूल के लिए आए हैं और ये किनारे पर पड़ी लाशें क्या है। जेरी के लहजे में भी तलखी उभर आई। इन लोगों ने हमले में पहल की थी और इनमें कोई भी औरत या बच्चा नहीं। रह जाने वाली बारूदी सुरंगें सदियों तक इन लोगों को मुहज़्ज़ब इंसानों की सफ़ा की याद दिलाती रहेंगी। मार्टिन ने सर्दंदाज में कहा, बहस छोड़ो और जैज तुम अपनी बात मुकम्मल करो। जैज ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ जेरी की तरफ देखा। इसी वक्त फांग को ऊपर लाया गया था। वो साहब कैबिन से बाहर जेरी हूंड मोच रहा। जैज ने टूटा सिलसिला वहीं से जोड़ा। हमारे पास सैकड़ों की तादाद में जदीद तरीन और हल्के वजन की बारूदी सुरंगें हैं। लेज़र लाइन के दोनों तरफ हम इन्हें फेंकते हुए इबादतगाह तक जाएंगे। आदमखोर वहशी लाजमी तौर पर अपनी इबादतगाह के अतराफ में ही ज़्यादा तादाद में आबाद हैं। हम पर हमला ज़रूर होगा, मगर बारूदी सुरंगें हर तरफ लामहदूद तबाही फैला देंगी। एक ऐसी तबाही कि हर किसी को अपनी जान की पड़ जाएगी। जैज की सफ़ेद डेलों वाली आंखों में गैर इंसानी चमक उभर रही थी। वो कह रहा था, हम पर हमला करने वालों को अचानक ही नीचे से मौत दबोच लेगी और हम मजहबी पेशवाओं को हाँकते हुए लेज़र लाइन पर चलते हुए आसानी के साथ जहाज पर वापस आ जाएंगे। लार्ड ने धीरे से ताली बजाई। उसके चेहरे पर जोश की चमक थी। ज़बरदस्त मंसूबा है, मैं इसकी भरपूर हमायत करता हूँ। मार्टिन ने जेरी की तरफ देखते हुए कदरे सख्त अंदाज में कहा, तुम टीम के सरबराह रहना चाहते हो तो इस मंसूबे को फॉलो करो, नहीं तो जैज के लिए जगह छोड़ दो। जेरी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, जैज को मनसब मुबारक हो, मैं इस गैर इंसानी फेल में हिस्सेदार नहीं बनूंगा। लार्ड ने तंज़ी अंदाज में कहा, ठीक है, तुम जहाज का किचन संभाल लो। जेरी बाहर निकल आया। इसका रुख पोशाक के कैबिन की तरफ था।
इसने धीरे से दस्तक दी तो फोसाक की आवाज़ उभरी, आ जाओ। जैरी अंदर दाखिल हुआ तो डॉक्टर पॉल भी कैबिन में था। फांग बिस्तर पर दराज था और चंद ही मिनटों में इसका ये हाल हो गया था कि पहचाना नहीं जा रहा था। इसका चेहरा बेइंतहा सूज गया था। फोसाक इसके पास बैठा कुछ पढ़ रहा था और पाउल पास खड़ा था। इसके चेहरे पर भी बेबसी थी। फांग होश में था। जैरी ने करीब जाकर इसका हाथ थाम लिया। फांग ने मुस्कुराने की कोशिश करते कुछ कहने की कोशिश की। जैरी ने कान इसके मुंह के करीब कर दिया। मैं मर रहा हूँ, ये बात सच है ना? जैरी के दिल को तकलीफ हो रही थी। फांग एक बहादुर और जानिसार साथी था। जैरी ने इसका हाथ थपका। क्या बकवास कर रहे हो? सुबह हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे और जल्द जल्द तुम्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल शिफ्ट कर देंगे। तब तक तुम्हारा डॉक्टर पॉल तुम्हारे पास है और अजीम फोसाक भला तुम्हें कहाँ मरने देंगे? फांग ने आंखें मूंद ली। इसके चेहरे पर कदरे आसूदगी नजर आने लगी। फोसाक ने कुछ पढ़कर फांग पर फूंका और फिर जैरी की तरफ मुतवज्जो हुआ। फांग की खैरियत दरियाफ्त करने आए हो? जैरी ने इस बात में जवाब दिया। मजीद कहा, आपसे कुछ बात भी करनी है। फोसाक के होंठों पर बिल्कुल नामालूम सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे ये बात वो पहले से जानता हो। कहो। मार्टन और लॉर्ड को इस इंसानियत हमले से आप ही रोक सकते हैं। मुझे चंद घंटे दे दें, सिर्फ आज की रात। बिना ज्यादा खून खराबे के हम अपना मकसद हासिल कर लेंगे। पोशाक की चमड़ापोश आंखें जैरी पर टिकी तो इसे दिमाग में वही मखसूस सरसराहट महसूस होने लगी। इसने मजीद कहा, मैंडजी कीपर इंतहाई चौकन्ना हो चुके हैं। वो ज़मीन के मुकाबले में दरख्तों के ऊपर से हमलावर होते हैं। मुझे खदशा है कि इस कार्रवाई में हम अपने बेहतरीन अफराद गंवा न दें। आप इन्हें रोकें। पोशाक ने कहा, हमारा पहले क्या प्लान था और अब क्या है? पहले मेरा इरादा छापामार कार्रवाई का था। मजहबी पेशवा जब हमारे काबू में आ जाते तो इन्हें हम यरगमाल बनाकर मैंडजी कीपर को हमले से बाज रख सकते थे, मगर इनके साथ पहली झड़प में अपने मंसूबे की खामियां नजर आई हैं। घने जंगल में इन्हें हम पर फोकियत हासिल है। ये इन्हीं का इलाका है जिसे वो हमसे बेहतर समझते हैं। फिर उनकी तादाद ज़्यादा है और वो इंतहाई चौकस है। ज़मीन से छापामार कार्रवाई तकरीबन नामुमकिन है। जैरी बोला तो फिर बोलता चला गया। फिर तो जैज़ का मंसूबा बेहतर है। बेशक ये बागी हैं, मगर मेरे आबा व अजदाद का खून है। इनका कत्ल मेरे लिए बेहद तकलीफ का बाइस है, मगर हम अपना मकसद हासिल भी तो करना है ना। मेरा तरमीम शुदा मंसूबा तो सुन ले। फसाग ने हाथ के इशारे से बोलने का कहा। जैरी ने गहरा सांस लेते हुए कहा, यह भी आखिरी इंसान है। रात में बेशक चौकस होंगे, मगर बहुत बड़ी अक्सरियत ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होगी। हम रात के आखिरी पैर हरकत में आएंगे। हमारे पास इंसान बरदार बड़े गुब्बारे हैं। हवा का रुख मुवाफिक हुआ तो हम इनके जरिए इबादतगाह के करीब उतर सकते हैं। फसाग के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि जैरी की बात का इस पर असर हो रहा है। मंसूबा इसे माकूल लग रहा था। जैरी ने मजीद कहा, इबादतगाह हमारे लिए महफूज पनागा साबित हो सकती है और मजहबी पेशवाओं को साथ लाने की बजाय मुनासिब होगा कि आप साथ चलें। इबादतगाह पर होने वाला कोई भी हमला हम आसानी के साथ पसपा कर लेंगे। इस दौरान आप मजहबी पेशवाओं को काबू में कर लेंगे। इन लोगों का कत्लेआम किए बगैर हम न सिर्फ अपना मकसद हासिल कर लेंगे, बल्कि अपने लोगों की जानें भी शदीद खतरे में नहीं डालेंगे। फसाग के साथ डॉक्टर पॉल भी सुन रहा था। यह कोई छुपाने वाली बात नहीं थी और ना ही किसी के खिलाफ थी। इससे जैरी को इसकी मौजूदगी की परवाह नहीं थी। फसाग को सोचते बोला, मैं तुम्हारे लोगों पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता। खैर, तुम्हारा मंसूबा उनके सामने जरूर रखता हूँ। यह कहकर फसाग कैबिन से बाहर निकल गया। जैरी फांक की सिरहाने बैठकर तसल्ली तशफ़ी की बातें करने लगा। डॉक्टर पॉल से फांक की हालत के बारे में इस्तफसार किया तो डॉक्टर पॉल ने फांक की निगाह बचाकर मायूसी में सर हिलाया। तवील इंतजार के बाद जैरी को दोबारा बुलाया गया तो मैंडजी कीपर्स की इबादतगाह पर धावा बोलने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। पाल ने हैरत से पूछा था, मुझे मालूम हुआ कि तुम साथ नहीं हो, क्या ये दुरुस्त है? हाँ, और मैं इस बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। आसपास दूसरे लोगों की मौजूदगी के सबब पाल खामोश रहा। मार्टिन ने दोस्ताना अंदाज में जैरी के कंधे पर हाथ रखा और एक तरफ ले गया। प्लान तुम्हारा भी ज़बरदस्त है, मगर बारिश के साथ जो ये तूफानी हवाएं देख रहे हो, ये गुब्बारे को उड़ाकर कहीं से कहीं ले जाएंगी। ऐन मुमकिन है किसी ऐसे आदमखोर कबीले के ऐन दरमियान जा पहुँचे जिनका चांद ग्रहण तक इंसानी गोश्त से परहेज ना हो। जैरी ने कहा, हवा के मुवाफिक का इंतज़ार भी तो किया जा सकता है। मार्टिन ने बमुश्किल अपनी झुंझलाहट पर काबू रखते हुए कहा, हवा के मुवाफिक होने का इंतज़ार में हम सारा हफ्ता नहीं बैठ सकते। वैसे भी गुब्बारे आसान निशाना बन सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम हमलावर टीम में शामिल हो जाओ। दिल की बात जुबान पर आ गई थी। जैरी ने कंधे पर से उसका हाथ उठाया। हमलावर टीम की लाशें उठाने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मार्टिन लाल भुभू के चेहरे के साथ वहां से हट गया। जैरी ने इसे पानी के साथ एक गोली निकलते देखा। इबादतगाह पर हमला करके और मजहबी पेशवाओं को अगवा करके लाने वाली टीम में जैज, पाल, विक्रम सिंघे और जैड थे। उन्होंने अकब वालों को कवर देना था।
ज़मीन पर लेज़र का निशान डालने के लिए ख़ास किस्म की टार्च इन्हीं चारों की पिंडों से बंधी हुई थी। ये राइफल्स और दस्ती बमों से मुसल्ला थे। सभी की आंखों पर ख़ास किस्म के चश्मे भी थे। अक़म इस टीम का दूसरा हिस्सा था। इसमें जहाज़ के अमले के 2 अफराद अरुंदा, पेस्टर, हामफील्ड और फ्रांक का नायब मारियो शामिल थे। इनके पास या मखसूस किस्म के बैग थे जिनमें बारूदी सुरंगें भरी हुई थी और ये अपने दिफा के लिए छोटे हथियारों से मुसल्ला थे। इनका बुनियादी काम अतराफ में बारूदी सुरंगें बिछाना था। हामफील्ड अमेरिकन फ़ौज में रही थी। 2 बोट्स के ज़रिए ये टीम किनारे पर पहुंची तो तीनों मशीन गन्स बेवकूफ़ गरजने लगी। साथ ही जिस रास्ते से इनको जाना था वहाँ ड्रोन से रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। देखते देखते पूरी टीम जंगल में गायब हो गई। ऑपरेटर्स पर इनका राब्ता था। वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। ओसा की हिदायत पर बोट्स वापस आते हुए मैंडजरी कीपर में से एक की लाश भी ले आई। ये गोलियों से छलनी लाश जहाज के फर्श पर पड़ी थी। ये एक नौजवान था जिसका कद 6.5 फीट के लगभग था। पूरा जिस्म भरपूर तवाना और मजबूत था, ख़ास तौर पर बाजू। हैरत अंगेज तौर पर इसके बाजू बड़े मजबूत और पाँव का पंजा आगे से काफ़ी फैला हुआ था। इन पैरों की मदद से वो दरख्तों पर आसानी से चढ़ जाते थे। इस जिंदगी से आ रही जंगली की आंखों में ऊपरी हिस्से पर नीला सा रंग लगा हुआ था। एक सुनहरी और भद्दी सी बारीक जंजीर इसके गले में थी और ये जंजीर इसके कानों के गिर्द भी लिपटी हुई थी। सतरपोशी के तौर पर इसके जिस्म के ज़ेरी हिस्से पर दरख्त की छाल लिपटी हुई थी। जेरी ने छूकर देखा। हैरत अंगेज तौर पर यह खाल बेहद पतली और कपड़े की तरह लचकदार थी। या तो ये किसी मखसूस दरख्त की छाल थी या फिर इसे नरम करने के लिए किसी खास अमल से गुजारा गया था। पोशाक ने झुककर गोली से पैदा होने वाले सुराख में उंगली घुसा दी थी। फिर इसने खून आलूद उंगली को चखा और एक तरफ हट गया। इसके चेहरे पर इस दफा कर्ब के आसार वाज़े नजर आए। मार्टिन ने झुककर वो सुनहरी जंजीर नौजवान के जिस्म से अलहदा की। इसे तोल तो इसने मायने खेज नजरों से लाड की तरफ देखा। सुना है। लाड कुछ कहने ही वाला था कि एक ड्रोन रिलोड होने के लिए जहाज़ पर मंडाने लगा। ड्रोन्स डॉक्टर पाउल और नेफ्री वगैरह ऑपरेट कर रहे थे। लाड ड्रोन की तरफ चला गया। अफरादी कुव्वत की कमी के सबब मॉडल चेल्सी स्टोर से रॉकेट मखसूस ट्राली पर रखकर ला रही थी। इसके साथ जहाज का कप्तान भी था। प्रोफेसर खामोश हो जाने वाली मशीन गन्स के लिए एमुनेशन बॉक्स पहुंचा रहा था। भारी मुशक्कत के बावजूद इसके चेहरे पर थकन का नाम नहीं था। ज्यादा बुलंदी के सबब ड्रोन्स मुतासिरकुन कारकर्दगी दिखा नहीं पा रहे थे, जिसके सबब लाड और मार्टिन बाहमी मुशावरत से इनकी बुलंदी कम करने का फैसला किया, मगर यह फैसला रास नहीं आया। मैंडजी कीपर पर आग बरसाते 2 ड्रोन्स इनके तीरों का निशाना बन गए, जिसके सबब लाड और मार्टिन के चेहरे धुआं हो गए थे। तीसरे आखिरी ड्रोन को उन्होंने इंतहाई बुलंदी पर उठा लिया। वो हमलावर टीम के ऊपर तो था, मगर बुलंदी और घने दरख्तों के सबब नीचे का मंजर दिखाई देने से कासिर था। अगले चिप्स में ऑपरेटर्स पर हमलावर टीम की चीखों पुकार सुनाई दी। फिर जैस की घबराई आवाज़ उभरी, मेरे 2 साथी झाड़ियों में छुपे ट्रैप में गिर गए हैं। ओ खुदा की पनाह, इस ट्रैप में आहनी नोकदार सलाखें हैं, वो नहीं रहे। जेरी ने कर महसूस करते आंखें एक लहजे के लिए मूंद ली। मार्टिन का चेहरा बिगड़ सा गया। वो चिल्लाया, इन लोगों ने क्या आंखें बंद कर रखी थी? जैस की आवाज़ उभरी। ट्रैप इंतहाई मुहारत से बना हुआ था। आंख धोखा खा गई। हम वापस आ रहे हैं, या और भी ट्रैप हो सकते हैं। ये कहते उसके हलक से सिसकारी निकली। हम पर हमला हुआ है। इसके साथ ही राइफलें गरजने लगी। वक्फे से दस्ती बमों के धमाके भी होने लगे। मार्टिन हलक के बल चिल्लाया, कोई मुझे बताएगा वहाँ हो क्या रहा है? राइफलों की घन गर्ज और धमाकों के दरमियान पाउल की तकलीफ ज़दा आवाज़ सुनाई दी। हम पर चारों तरफ से हमला हुआ है। तीरों ने सबको जख्मी कर दिया है। इस तकलीफ में जहरलू तीरों की दहशत भी थी। फ्रांक की हालत सबने देखी थी। तिरपाल की चीख सुनाई दी और इसकी आवाज़ दम तोड़ गई। मार्टिन और लाड पागलों की तरह बारी बारी सबको आवाज़ें दे रहे थे। जेरी से मजीद बर्दाश्त न हुआ। अपने साथियों की मदद के निकलना खुदकुशी के मुतरादिफ था। जेरी के दिल पर दिमाग की हुक्मरानी थी। वो खामोशी से अपने कैबिन में आ गया। जेरी को यकीन था कि जाने वालों में से अब कोई वापस नहीं आएगा। वो कोई घंटे तक अपने कैबिन में रहा। जंगल की तरफ से वक्फे से धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसका मतलब था कि मैंडजी कीपर पूरी तरह मुतहर्रिक थे और गाहे बगाहे फैलाई गई बारूदी सुरंगों का निशाना बन रहे थे। मार्टिन के 2 दफ़ा बुलाने के बावजूद जेरी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। अपने साथियों की सूरतें बार बार आंखों के सामने आ जाती थी, जो गलत मनसूबाबंदी की भेंट चढ़ गए थे। जेरी के दिल से आह निकली। पाल की मुस्कुराहट याद आ गई थी और बेबुना कुव्वत बर्दाश्त का मालिक जैड। एक एक करके सभी याद आ रहे थे। जेरी को तीसरा बुलावा फोसाक की तरफ से आया तो इसे नाचार कैबिन से निकलना पड़ा। किनारे पर एक रूह फरसा नजारा इसका मुंतजिर था। ये पूरी की पूरी हमलावर टीम की कटी फटी लाशें थी,
جو مینڈسی کیپر نے ان کے سامنے لا پھینکی تھی۔ ان کے ہاتھوں مرنے والے مینڈسی کیپر اور مینڈسی کیپر کے ہاتھوں مرنے والوں کا خون بارش نے ایک ہی کر دیا تھا۔ بارش کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔